प्यारे बच्चों, क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसके मेन पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए, इसकी सारी बातें जो है हम लोग समझ गए। कणों के बारे में, कणों के क्या गुण हैं, अवलाक्षणिक गुण, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। और साथ ही बच्चों कुछ तापमान परिवर्तन का और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है अवस्थाओं पर, ये भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। और यहाँ पर हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं। वाष्पीकरण हो गया, इसके साथ ही बच्चों ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो गई, वाष्पन की प्रक्रिया हो गई। तो कुछ प्रक्रियाएं जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, कुछ विशेष जो है बातों को भी जान चुका है, कारण भी हम लोग जान चुके हैं, कई ऐसे कारण भी हमारे पास में निकल के आए हैं। तो अगर आपने बच्चों इसके पहले के वीडियो क्लासेस नहीं अटैम्प्ट किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। उसको देखिए, समझिए चैप्टर को पहले अच्छे से, उसकी बातों को, और उसके बाद ही बच्चों चलते हैं अब इसके आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको लेके चल रहे हैं। आपका जो पेपर होगा बच्चों, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो आपके जो है अलग से आएंगे, जिसको आपको एमआर शीट में भरना होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो आपके 20 नंबर के रहेंगे, तो ये अनिवार्य है पढ़ना। तो इस आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, अगर आपने चैप्टर बच्चों अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप स्वयं ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। तो यहाँ पर कौन से कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है? तो अगर बात की जाए तो गैसों के कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल होता है, और इसी के कारण उस गैस के कण जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प बच्चों सही होगा। और दूसरा है इसका, किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रक्रिया पढ़ी थी, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, जिसमें ठोस जो है वो सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलता है। यह प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्वपातज पदार्थ मतलब क्या तात्पर्य हुआ कि वो पदार्थ जो ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने चर्चा की थी, तो नेफ्थलीन के बाल की भी चर्चा की थी कि जो आप ठंडियों में कपड़ों के बीच में रखते हैं, वाइट कलर की जो नेफ्थलीन की बॉल होती है, वो भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ का उदाहरण है। और साथ ही बच्चों अमोनियम क्लोराइड के बारे में भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर दोनों ए और बी विकल्प सही होगा, यानी सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका चौथा, किसी द्रव को द्रवित करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम किसी गैस को द्रव को बोला है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए। तो अगर हम किसी गैस को द्रवित करना चाह रहे हैं, उसको द्रव के रूप में बदलना चाह रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है अवस्था परिवर्तन में। तो जब हमने खाली सिरिंज पर बच्चों दाब लगाया था, तो धीरे धीरे करके जो है वो जो गैस के कण थे वो उसमें सबसे ज़्यादा हम दाब लगा पा रहे थे, उनके कणों को संपीड़ित कर पा रहे थे। और इसके बाद एक ऐसी अवस्था आ जा रही थी जिसमें दाब गैस के कण जो होते हैं वो द्रवित अवस्था में या द्रव की अवस्था में बदल जा रहे हैं, जैसे कि एलपीजी वगैरह हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो है उच्च दाब अगर हम लगाएंगे और उसका ताप टेम्परेचर कम रखेंगे, तो जो गैस है वो क्या होकर द्रवित हो जाएगी, यानी द्रव के रूप में बदल जाएगी। यहाँ बी विकल्प इसका जो है सही होगा। इसके बाद पाँचवा आपका, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जलवाष्प में बदलता है। तो यहाँ पर जलवाष्प जो है जो बदलता है वो अपने क्वथनांक से कम ताप पर भी जो है वो जलवाष्प जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। तो जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है कब? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में, जब अपने क्वथनांक से कम ताप पर भी जो है वो बदल जाता है। इसीलिए बच्चों जो बाहर कपड़े वगैरह हम फैलाते हैं तो वो सूख जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम उबालें, 100 डिग्री टेम्परेचर हो तभी जलवाष्प में बदले। तो ऐसी प्रक्रिया जो जिसमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं है, पानी जो है वाष्प में बदल जा रहा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ है, तो यहाँ पर देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर सातवां प्रश्न है बच्चों, कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। तो किनके कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है? तो ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं, उनके कणों के बीच में बहुत ही कम स्थान होता है। सी विकल्प इसका सही होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के मध्य, इसमें हम
दिया हुआ है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मध्य स्थान होता है, पदार्थ के कणों के मध्याकर्षण बल होता है और पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये बच्चों तीनों चीज़ें सही है, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। उपयुक्त सभी, पदार्थ के कणों के मध्य में स्थान भी होता है, आकर्षण बल भी होता है और गतिज ऊर्जा भी उनमें होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर हवा, सर्दी, गंध और शीतल पेय की बात की जा रही है। तो सर्दी बच्चों ये जो है कोई पदार्थ की बात नहीं है, सर्दी जो है महसूस करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर पदार्थ जो है नहीं है, तो यहाँ पर सर्दी सी विकल्प इसका सही होगा। फिर ब्लैंक दिया है तरल कहलाते हैं। तो तरल मतलब होता है जो बह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें बह सकती हैं जिनमें बहाव होता है? तो द्रव और गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बह सकते हैं, इसलिए जो है द्रव और गैस तरल कहलाते हैं। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हम खुरच सकते हैं। तो खुरचने की बात है, तो यहाँ पर हम ठोस को खुरच सकते हैं, ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, यानी किसको सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, दाब दे सकते हैं, तो गैस है। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, का आयतन निश्चित होता है और आकार नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है? तो जो लिक्विड हैं उनका जो है वो आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। तो यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री किस पैमाने में लिया गया? तो सेल्सियस पैमाने में जो है गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हम पढ़ते हैं उसको, सी विकल्प सही होगा। अगला है बच्चों, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन जो है वो गैसों में निश्चित नहीं होता है, ना तो उनका आकार निश्चित होता है ना ही उनका आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। तो एलपीजी गैस का प्रयोग हम रसोई गैस में करते हैं। फिर वाहनों में प्रयोग की जाती है। तो वाहनों में बच्चों हम सीएनजी गैस प्रयोग करते हैं, जो कि उसको भी बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसको हम गैस का फॉर्म होता है उसको हम जो है दाब लगाकर या संपीड़ित करके जो है वो बदलते हैं, और इसके बाद लिक्विड रूप में बदल करके एलपीजी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और सीएनजी जो है वाहनों में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, बर्फ़ का गलनांक है। तो बर्फ़ का गलनांक यानी कितने डिग्री पर बर्फ़ जो है वो गलती है। तो बर्फ़ का गलनांक अगर कहा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, मगर यहाँ पर चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया गया है तो 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो गलनांक 273 केल्विन होगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, जल का क्वथनांक है। तो जल के क्वथनांक की बात की जा रही है। तो क्वथनांक कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखिए सेल्सियस और केल्विन में ये आपस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। ठीक है, यहाँ पर ये 0 डिग्री था ना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। तो उस हिसाब से इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 273 और 100 373 के इसका सही उत्तर होगा, डी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चेंज करने वाले प्रश्न भी इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 273 जो है आप जोड़ देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में अगर आपको चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों से किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया के कारण जो है वो घड़े का पानी जो होता है वो क्या रहता है? ठंडा होता है। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन द्रव्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की बात आ रही है। प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है, और कांच, लकड़ी और दूध ये सारे क्या है? द्रव्य पदार्थ है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, प्रकाश जो है द्रव्य नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं जिनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, जिसमें आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? द्रव तथा गैस। तो द्रव और गैस इन दोनों का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तो ये द्रव और गैस जो है वो अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाएंगे। अब 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। ऐसा किसके साथ में होता है? केवल गैसीय कणों के साथ में होता है। ऑप्शन में मेज, जल, पेंसिल दिया, और वायु जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो उसके कण जो होंगे वो क्या रहेंगे? अनिश्चित रहेंगे। आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित रहेगी। फिर द्रव की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? तो यहाँ पर बच्चों प्लाज्मा की अवस्था होती है वो हमेशा ही विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है आपका पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी जो है वो, अगर हम बात करें ठोस अवस्था की, तो उसमें बच्चों न्यूनतम दूरी होती है। ठोस अवस्था में जो है वो कण बहुत पास पास में होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। सी विकल्प इसका सही होगा, सी वाला। फिर इसके बाद है बच्चों द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि द्रव्य की गैसीय अवस्था में, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में अणु बच्चों बहुत तेज से इधर से उधर गति करते रहते हैं, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। इसके बाद बच्चों कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक अवकाश कम होता है। और इसके बाद दिया है कि एक कथन भी हमारा बच्चों देखिए, गैस की अपेक्षा अधिक होता है ठोस में अंतराण्विक अवकाश, तो यहाँ पे ये गलत दिया है। फिर इसके बाद है द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक अवकाश कम होता है, ये भी गलत बात है। फिर इसके बाद जो है गैस में अंतराण्विक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। तो गैसों में तो अंतराण्विक अवकाश बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों की तुलना में, तो ये भी कथन हमारा गलत है। डी वाला है बच्चों, ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है। बिल्कुल सही बात कही गई बच्चों, डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ठोस जो होते हैं उसमें सबसे कम जो है वो गैप होता है, जिसको अवकाश लिखा गया है उसका मतलब है अंतराण्विक स्थान या दूरी या गैप जो है वो सबसे कम होता है। डी वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर देखिए इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक होती है, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव को गर्म करने पर उसके कण। तो यहाँ पर जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसके कण जो होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होते रहते हैं, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब इतने दूर हो जाते हैं कि वो अपनी आकर्षण बल को तोड़ करके जो है वो गैसीय अवस्था में बदलने लगते हैं। तो यहाँ पर द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका बच्चों, किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर। तो यहाँ पर अगर हम किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करेंगे, तो अगर गलनांक पर गर्म कर रहे हैं ठोस को, तो उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं उसके गलनांक पर, तो जब तक वह पूरी अवस्था चेंज करके पानी में नहीं बदल जाता तो उसके टेम्परेचर में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता। चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को भी अच्छे से पढ़ा था, समझा था बच्चों। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आएगा, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ए विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके बाद 21वां प्रश्न है आपका, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। उस ताप को हम क्या कहा जाता है, तो उस ताप को हम बच्चों क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बिना गर्म किए ही द्रव के सतह से जो है अणु धीरे धीरे करके जो है वायु में मिल जाते हैं। इसका एग्जैक्ट उदाहरण अगर हम बात करें बच्चों, तो जो हम कपड़े फैलाते हैं उसको आपने देखा होगा, उसमें पानी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो द्रव की सतह से उड़ करके जो है वायु में मिल जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। चैप्टर पढ़ते समय हमने इस बात को बच्चों पढ़ा था, समझा था। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जमने की प्रक्रिया में। तो अगर जमने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें अंतराण्विक अवकाश जो है वो कम होगा। यहाँ उसके बीच में जो है स्थान धीरे धीरे करके जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जमेगा ठोस की अवस्था बढ़ेगी, ठोस की अवस्था में जो है अंतराण्विक अवकाश या दूरी या स्थान जो है वो बहुत कम होता जाता है। तो सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा बच्चों नौसादर को शुद्ध किया जाता है। ए विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों सभी इस चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लगभग इस चैप्टर के हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।